हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1989 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। बा को आ का कुछ धन देना था। ब को आ का कुछ धन देना था। अब ब पर ऋण का भुगतान करने के लिए दबाव डालने हेतु उसके बा की सहमत के बिना उसकी 2 गायें ले जाता है और अपने घर बांध लेता है। क्या अ ने कोई अपराध का दोषी है? क्या कह रहा है? ब को आ का कुछ रुपया देना था। अब ब पर ऋण का भुगतान करने के लिए दबाव डालने हेतु ब की सहमति के बिना उसकी 2 गायें ले जाता है और अपने घर पर बांध देता है। क्या अ किसी अपराध का दोषी है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या 378 चोरी से संबंधित है। धारा 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से ऐसे ले लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है, या ऐसा कहा जाता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति के पोजीशन में से, कब्जे में से, उस व्यक्ति के कंसर्ट के बिना, उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से ले लेने के लिए हटाता है तो वो क्या करता है? चोरी करता है। फिर क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या में बा को आ का कुछ रुपया देना था। अब बा पर ऋण का भुगतान करने के लिए दबाव डालने हेतु बा की सहमत के बिना उसकी 2 गायें ले जाता है और अपने घर बांध लेता है। यह प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीक होता है कि अ ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह बा से रुपया पाने के लिए ऐसा किया था और बा उन रुपयों को वापस नहीं कर रहा था। किंतु आ ने चोरी किया था या नहीं, यह हमें 378 के चोरी के आवश्यक तत्व को देखना होगा। क्या कह रहा है कि प्रथम दृष्टि यह प्रतीक होता है कि अ ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसका जो कार्य था वह बा रुपया उसे नहीं दे रहा था, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया। किंतु उसका कार्य जो है चोरी के अंतर्गत आता है या नहीं, इसके जो चारों कंटेंट है वो देखने से पता चलता है। आवश्यक तत्व चोरी की प्रथम आवश्यक तत्व है कि संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। यहाँ दोनों गायें ब के कब्जे में थी और उस पर उसी का ही कब्जा भी था। दूसरा तत्व है कि संपत्ति चल होनी चाहिए। 22 जिसमें चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार गायें चल संपत्ति होती हैं। तीसरा तत्व है कि वह संपत्ति उसके कब्जे में हो, उसकी सहमत के, जिस व्यक्ति के कब्जे में हो उसकी सहमत के बिना ले गया हो। तो यहाँ पे जो आ ने बा की सहमत के बिना गाय ले जाने के लिए के लिए जैसा हटाया है, चौथा आवश्यक तत्व भी पूरा हो गया है। तो क्या कह रहा है कि पहला तत्व है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो गाय है वह बा के कब्जे में है। दूसरा तत्व है कि चल संपत्ति होनी चाहिए, तो जो गाय होती है वह चल संपत्ति होती है। तीसरा है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसकी सहमत के बिना होना चाहिए, तो यहाँ पे ब की सहमत के बिना गाय ले जाता है और जैसे ही हटाता है चौथा तत्व भी पूरा हो जाता है। लेकिन चोरी के अपराध के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए। धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है, जिससे के अनुसार बेईमानी से तात्पर्य किसी व्यक्ति को सदोष लाभ और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के आशय से किया गया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि धारा 24 में जो बेईमानी पूर्वक आशय है उसको परिभाषित किया गया और कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सदोष लाभ हो और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि होने के आशय से कार्य किया जाना चाहिए। धारा 23 में सदोष लाभ को विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसा लाभ माना गया है जिसे कि प्राप्त करने वाला हकदार न हो, और सदोष हानि का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति की ऐसी हानि जिसका कि विधिक रूप से जो हानि उठाने वाला व्यक्ति है वह हकदार न हो। प्रस्तुत समस्या में अ ब की गायों को ले जाता है और अ को कोई लाभ भले न हो, बल्कि
लेकिन ब को सदोष हानि हो रही है, क्योंकि अ जिन गायों को ब के कब्जे में से ले जाता है ऐसा करने का अधिकार नहीं था और न ही ब उसे हानि उठाने के लिए विधिक रूप से हकदार था। क्या कह रहा है कि जब आ द्वारा वो गायों को ले जाता है, भले उसे लाभ हो या ना हो, लेकिन ब को तो हानि होती ही है और न ही ब ने उसे अधिकार दिया था कि वह ऐसा कर सकता है और न ही हानि अपने को हानि उठाने के लिए विधिक रूप से वह मतलब ब को हानि उठाने के लिए उसको विधिक रूप से कोई राइट भी नहीं है, हकदार भी नहीं है। न्यायालय के ऐसे ही तथ्यों पर आधारित मामले में सदोष हानि माना गया है और अभियुक्त को चोरी के लिए दोषी माना गया है। क्या कह रहा है कि ऐसे मामलों में उसे सदोष हानि माना जाएगा और अभियुक्त व्यक्ति को चोरी के लिए दोषी माना जाएगा। एक केस थी गणपत कृष्णा जी 1930 की थी, जो है 1930 की। क्या है? गणपत बनाम कृष्ण जी की मामला। इसमें अभियुक्त ने परिवादी की सहमत के बिना उसकी प्रति 2 रुपए का देनदार था, उसकी 2 गायें उस समय हाक कर अपने घर ले जाता है जबकि वह नदी के किनारे चर रहे थे और प्रतिवादी ने उन्हें छोड़ देने के लिए कहा तो उसने बताया कि वह तभी छोड़ेगा जबकि वह पैसा मिल जाए। यह अभी निर्धारित किया गया था कि अभियुक्त ने चोरी का दोषी है। क्या कह रहा है? गणपत बनाम कृष्ण के मामले में भी ऐसे ही तथ्य थे जिसमें कि अभियुक्त ने परिवादी की संपत्ति को बिना उसकी सहमत के उसकी 2 रुपया लिया था और उसकी 2 गायों को वह हाक ले जाता है जो कि नदी के किनारे चर रहे थे। तो जब उसने छोड़ने के लिए कहा तो उसने कहा कि तभी छोड़ेगा जब पैसा मिल जाए, तो न्यायालय ने उसको चोरी के अपराध के लिए दोषी दंडित किया था। प्रस्तुत मामले में उपयुक्त वादों के निर्णय पर और धारा 378 के प्रावधानों के आधार पर ब के कब्जे में से उसकी गायों को ले जाता है और बेईमानी पूर्वक कार्य माना जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्य से ब को सदोष हानि होती है। अतः प्रस्तुत मामले में जो आ है वह चोरी के अपराध के लिए दोषी होगा। ठीक है, इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।